पार्ट 1 में आपने सुना था कि मनीषा के ऊपर 5 हट्टे-कट्टे आदमी शादी के लिए दबाव बना रहे थे और मनीषा भी शादी के लिए मान गई थी। अब आगे ये बात सुनते ही उस आदमी के चारों ही साथियों ने मनीषा के माँ बाप पर बंदूक तान दिया, जिसको देखकर मनीषा डर गई और जोर से चिल्लाते हुए नहीं करके अपने मम्मी पापा के गले लग गई। वो उस आदमी को कहने लगी, नहीं प्लीज़, आप मेरे माँ बाप को कुछ मत करना, मैं तैयार हूँ शादी के लिए, पर मेरे माँ बाप को कुछ मत करना। इतने में मनीषा की माँ मनीषा को कहने लगी, मनीषा। तब मनीषा ने एकदम से अपनी माँ के फोटो पर उंगली रख दी और कहने लगी, आई, अब मेरे तकदीर में यही लिखा है तो मुझे ये करने दो। ये कहकर फिर मनीषा उस आदमी को कहने लगी, मैं तैयार होकर आती हूँ मंडप में, तो कृपया अब मुझे यहाँ तैयार होने के लिए छोड़ दे। फिर वो आदमी और उसके साथी कमरे से बाहर गए। तब सिर्फ कमरे में नेहा के मम्मी पापा और मनीषा के माँ बापूजी ही थे। तब नेहा के मम्मी पापा मनीषा को कहने लगे, मनीषा तूने अच्छा नहीं किया, और वो बाहर निकल गए। मनीषा के बाबूजी मनीषा के हाथ पर सर रखकर कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं मजबूर हूँ। फिर मनीषा कहने लगी, बाबूजी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप क्यों उनका दोष अपने ऊपर ले रहे हो। फिर मनीषा के बाबूजी भी आंखों में आंसू लिए मनीषा को कमरे में तैयार होने के लिए छोड़कर चले गए। उसी समय कमरे में एक औरत आई और उसके हाथ में एक बैग था। उसने दरवाज़ा नॉक किया। फिर मनीषा ने कहा, अंदर आइए। तब उस औरत ने कहा, हुकुमसा ने मुझे आपको तैयार करने के लिए भेजा है और साथ ही एक कपड़े और ज्वेलरी भेजी है जो आज आपको पहननी है। तब मनीषा ने कहा, तो फिर मुझे तैयार कीजिए। फिर उस औरत ने पहले मनीषा का मेकअप किया, फिर उसे वो लहंगा और ज्वेलरी पहनाई। मनीषा की माँ आंखों में आंसू लिए उसे एकटक देखे जा रही थी। मनीषा राजस्थानी वेशभूषा में तैयार हो चुकी थी और वो कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो राजस्थान की ना होकर महाराष्ट्र की है। एक लंबी सी पतली सी कमर, बड़ी बड़ी आंखें, तिखे नए नक्श, लंबे घने सुनहरे बाल, आंखें नसीली, जैसे कोई उसे एक बार देख ले तो उसमें डूब भी जाए। वो माहौल को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए और अपनी माँ को खुश करने के लिए वो हंसती बोली, कैसी लग रही हो। उसकी माँ बोली, तू तो मेरी राजकुमारी है बेटा, पर ऐसे अचानक से। तब उसकी माँ कहती, उसके पहले मनीषा बोल पड़ी, माँ अब कर भी क्या सकते हैं, ये लोग बड़े खतरनाक लग रहे हैं और कुछ करते तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे अच्छा है कि मैं दुल्हन बनकर मंडप चली जाऊँ। मनीषा मन में बहुत दुखी थी, वो अंदर से रोई जा रही थी। वो जानती थी कि उसे दुल्हन तो बनना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग उसे ऐसे ही उठाकर मंडप में ले जाएंगे। और वो माँ को शांत होने के लिए उसे सांत्वना दे रही थी, लेकिन वो आज अपनी माँ से भी ज़्यादा दुखी थी, लेकिन अपनी माँ के आगे अपने आंसू छुपा रही थी। थोड़ी देर में 2 औरतें आई और उन्होंने उसे एक चुन्नी ओढ़ाई जो उसके मुंह को और कमर को पूरी ढक रही थी। मनीषा को ये अजीब लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। फिर उन 2 औरतों ने मनीषा का हाथ पकड़ा और उसे मंडप में ले आए। दूल्हा भी मंडप में बैठा हुआ था। दूल्हे ने भी दुल्हन की मैचिंग लाल सुनहरे कलर में शेरवानी, ऊपर पगड़ी, कमर में तलवार पहन रखा था। दूल्हा भी एक राजकुमार की तरह लग रहा था। मंडप में बैठी हुई लड़कियां दूल्हे को एकटक देखे जा रही थी और घूर रही थी। सब मन में यही सोच रही थी कि काश उनका भी दूल्हा इस दूल्हे जैसा हो। फिर पंडित ने मंत्र पढ़ना चालू किया। साथ ही जो जो कार्य करने के लिए कहा वो दूल्हा दुल्हन करते चले गए। फिर आई 7 फेरे लेने की बारी। तब दुल्हन उठ ही नहीं रही थी। तब दूल्हे ने अपना हाथ आगे कर उसके हाथ को पकड़ने के लिए जैसा ही उसका हाथ गोद में से उठाया, उसी पल दूल्हे के हाथ पर दुल्हन के कुछ आंसू की बूंदें गिरी। दूल्हा असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने उस दुल्हन के आंसू को इग्नोर करते हुए उसे उठाकर हाथ में फेरे लिए। शादी की पूरी प्रक्रिया के बाद विदाई का टाइम आया। तब मनीषा अपने बाबूजी के पास गई, उन्हें गले लगाए और खूब रोई। उसके बाबूजी बोले, तुम ध्यान रखना बेटा और मुझे कॉल करते रहना। फिर वो अपनी माँ के पास गई और उसे अपने गले से लगाया। उसकी माँ रोते रोते बोली, बेटा तू मुझे फ़ोन करते रहना और कोई भी गड़बड़ हो तो हमें कहना। फिर मनीषा जैसे ही नेहा के माँ-बाप के पैर छूने के लिए आगे बढ़ी तो नेहा के माँ-बाप एकदम से वहाँ से गुस्से से हट गए। ये देखकर मनीषा को बहुत दुख हुआ। फिर वो कार में आकर बैठ गई और पल भर में ही कार वहाँ से रवाना हुई और मनीषा के माँ-बाप की आंखों के आगे से ओझल हुई। मनीषा चुपचाप दूल्हे के साथ बैठी थी। मनीषा को तो मालूम नहीं था कि दूल्हे का नाम क्या है। मनीषा की गाड़ी के उनके चारों ओर भी गाड़ियाँ चल रही थी। उन गाड़ियों में दूल्हे के बॉडीगार्ड थे।
दूल्हे के परिवार वालों की गाड़ियां भी विक्रम की गाड़ी के पीछे थी। मनीषा तो ये सब देखकर सहम से गई। गाड़ियां सीधा जोधपुर से होकर जैसलमेर के लिए रवाना हुई। जैसलमेर आते ही मनीषा के चारों तरफ रेत ही रेत बिखरी दिखी। वो तो मन ही मन में सोचने लगी, वो कहाँ आ गई और ये लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं। पर थोड़ी देर में उसे एक सुंदर सा महल दिखाई देने लगा और उस महल के आगे जाते ही गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकते ही महल का दरवाजा खुला और दरवाजे के अंदर से बहुत सारी औरतें जो राजस्थानी परिधान पहन रखी थी वह निकली। साथ ही इसमें कुछ बच्चे, बड़े और बूढ़े थे। कार रुकने पर कार का दरवाजा एक गार्ड ने आकर खोला। फिर उसमें से दूल्हा और दुल्हन दोनों निकले और महल के दरवाजे की तरफ जाने लगे। तब जो औरतें खड़ी थी उसमें से एक उम्रदराज औरत ने दुल्हन की आरती उतारकर गृह प्रवेश करवाया और दुल्हन के कमरे में भेज दिया गया। दुल्हा मनीषा जब कमरे में आई तो कमरा पूरा फूलों से सजा हुआ था। कमरे का मार्बल और फर्नीचर काफी आकर्षक था। आज मनीषा की दूल्हे के साथ स्वागत थी। जितने में कमरे में दो लड़कियां आई और कहने लगी, भाभी साहब आप थक गए होंगे, पहले आप ये भोजन कर लीजिए, उसके आधे घंटे बाद ये दूध पी लीजिएगा और विक्रम भाई साहब को भी दूध पिला दीजिएगा। ये कहकर चली गई। उन लड़कों के विक्रम भाई साहब बोलने पर मनीषा को ये पता चला कि दूल्हे का नाम विक्रम है। फिर मनीषा ने भोजन किया, उसके बाद दूध पिया और लेट गई। तो थोड़ी देर में उसे नींद आ गई क्योंकि वो काफ़ी थक चुकी थी। यदि विक्रम रात में कमरे में आया तो उसने देखा कि मनीषा उसके बेड पर लेटी हुई है। तो विक्रम को बहुत गुस्सा आया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ए छोरी, तारी हिम्मत किस तरह हो गई हमारे बेड पर सोने की। उसने झट से मनीषा को उठाया और नीचे पटक दिया। मनीषा का सर जोर से मार्बल से जा पटका, जिससे उसके सर में तेज दर्द होने लगा। फिर विक्रम मनीषा को नजरअंदाज कर खुद बेड पर जाकर सो गया। इधर मनीषा अपना सर पकड़कर बैठ गई और धड़ धड़ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने माँ बाप को याद करने लगी। फिर उसने अपने मन में सोचा, ये इंसान है या जानवर। पहले तो मेरे से इसने जबरदस्ती से शादी की, फिर ये इस तरह का बर्ताव कर रहा है, जानवर कहीं का। ये कहकर वो उठकर बालकनी में जाकर सो गई। सुबह विक्रम जल्दी उठा और फ्रेश होकर कमरे में से बाहर चला गया। उसके बाद किसी ने दरवाजा बजाया और कहा, भाभी साहब, ये रानी सा ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं, आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आइए क्योंकि आज आपकी पहली रसोई है। ये बातें सुनते ही मनीषा अब असमंजस में पड़ गई। वह क्या करे और क्या नहीं। उसे खाना पकाना तो आता था, लेकिन इतने सारे लोगों का खाना उसने कभी नहीं बनाया था। तो उसे थोड़ी घबराहट होने लगी। फिर भी उठते हुए अपने मन को समझाते हुए बोली, मनीषा, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अब तो तू तैयार हो जा, तुझे इन सब का सामना तो करना ही पड़ेगा। फिर मनीषा फटाफट बाथरूम में गई और जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तब नीचे हॉल में सभी बैठे थे। तभी अचानक से विक्रम का भाई बोल पड़ा, क्या बात है भाई, तेरी तो लॉटरी लग गई क्या। खूबसूरत क्या खूबसूरत माल लेकर आया है घर में। ऐसे कहते ही विक्रम की नज़र सीढ़ियों पर से आ रही मनीषा पर गई। मनीषा ने पीले कलर का राजस्थानी लहंगा पहन रखा था। गले में मंगलसूत्र, चौकोर, हाथों में कड़े, चूड़ियाँ और चलते वक्त उसके पायल की खनखन हॉल के सभी लोगों को भा रही थी। विक्रम तो उसे देखता ही रह गया। फिर अचानक कुछ उसके दिमाग में आने से उसने मुंह मोड़ लिया। मनीषा आखिरी वाली पंक्ति पर पैर रख रही थी, तभी उसका पैर लहंगे में फंस गया और गिरने को हुई। तभी एकदम से विक्रम ने उसके कमर को कस के पकड़ लिया। कमर कस के पकड़ने से मनीषा जाकर सीधे विक्रम की गले लग गई और फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते ही देखते खोने लगे कि जितने में विक्रम का छोटा भाई संजय बोल पड़ा, अरे भाई साहब, भाभी को आज हमें कुछ मीठा बनाकर खिलाना है और आपको तो अपनी ही रोमांस की पड़ी है। हाँ, माना कि भाभी बहुत सुंदर है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि कहीं भी चालू हो जाओ। ये बात सुनते ही विक्रम को ध्यान आया और उसने एकदम से मनीषा का हाथ छोड़ दिया और बाहर चला गया। इधर मनीषा भी शर्माते हुए रसोई में चली गई। फिर रसोई में जाकर मनीषा ने रसोइयों की सहायता से सबके लिए खीर बनाई। तब तक विक्रम भी वापस महल में आ चुका था। फिर उसने सबको खीर खिलाई। सभी को खीर बहुत पसंद आई। सबने मनीषा की जमकर तारीफ की। फिर हुकुम से यानी मनीषा के ससुर रानी सा यानी मनीषा की सासू माँ ने उसे नेक देने के लिए अपने कमरे में बुलाया और अलमारी में से एक सुंदर सा हीरे मोतियों का जड़ा हार निकाला और मनीषा की तरफ मुंह करके रानी सा बोले, ये रहा आपका नेक। मनीषा ने वह हार देखा तो उसे बहुत पसंद आया।
फिर वो हार लेकर जाने लगी। तभी हुकुमसा ने उससे पीछे से आवाज़ लगाई, बिंदनी, मुझे कुछ ज़रूर बात करनी है आपसे। ये बात सुनकर मनीषा पीछे की तरफ मुड़कर वो हुकुमसा को सवालिया नज़रों से देखने लगी। तब हुकुमसा बोले, बिंदनी, तुझे हम ज़बरदस्ती दुल्हन बनाकर इस घर में लाए, उसके लिए हमें माफ़ कर दो। वह हमारी मजबूरी थी, वो हम कभी बाद में बताएंगे। और दूसरी बात, विक्रम एक बच्चा है, उसके पास्ट की घटना से उसको गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए ज़्यादातर वो गुस्से में रहता है। लेकिन आप उसका दिल जीत लोगे ना, तो वो आपको अपने दिल की रानी बना कर रखेगा। थोड़ी परेशानी तो देखनी पड़ेगी, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब आप जा सके। ये सुनकर मनीषा सोचने लगी कि क्या बात हुई है पास्ट में, जो विक्रम जी को इतना बड़ा सदमा लगा है और वो जानवर बन गया है। इसकी मुझे जांच करनी पड़ेगी, नहीं तो राक्षस मेरा जीना दुश्वार करके रखेगा। यही सोचते सोचते मनीषा अपने कमरे में। ऐसा क्या हुआ था विक्रम के पास में, जिसका ख्याल आते ही विक्रम के मन में गुस्सा उबलने लगता था। कैसा होगा विक्रम मनीषा का रिश्ते के लिए देखिए कहानी का पार्ट 3। धन्यवाद।